अच्छा जी, अब पार्ट 2 स्टार्ट हुआ हमारा। तो 31 दिसंबर X8 पर अभी मैं ना पार्ट 1 कर रहा हूँ, जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो अभी मैं पहले वाली एंट्रीज ही कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि कस्टमर ने डिफॉल्ट किया है। ओके, तो 31 दिसंबर पर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्या कर देंगे हम, डेबिट। वो तो सिर्फ एडवांस था ना जी, सिर्फ एडवांस था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट हो गई। उसके बाद कस्टमर ने कितना कैश देना है, उसने कहा था कि प्रोग्रेस पेमेंट्स करेगा 13,050। कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट 1350, 45% 31 दिसंबर X8 पे और इतना ही 9 पर। तो 31 दिसंबर X8 आ गया ना, तो कैश कितना आ गया 1350। मैं एक लाइन छोड़कर पता नहीं क्यों रेवेन्यू लिख रहा हूँ। अब रेवेन्यू मैं निकाल चुका हूँ अपनी वर्किंग नंबर 1 में, और वो है 1800, और एंट्री मेरी बैलेंस हो गई। क्या, किधर, ओ डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर? अच्छा, अब आप लोग सोचो, 30 सेकंड के लिए कोई जवाब नहीं दूंगा मैं ना, आपसे जवाब लूंगा। ये क्या, कितना कितना 150 का ये जो डेबिट है, ये क्या हो सकता है? मैंने जवाब लेना नहीं है 30 सेकंड, ओके। खामोशी से 30 सेकंड सब सोचें, सोचकर बताएं। आपको क्या लगता है 150 क्यों डेबिट आ रहा है? शायद आपने रेवेन्यू ज़्यादा बुक किया है। मतलब यूं भी कह सकता हूं मैं कि शायद आपने काम कुछ ज़्यादा कर लिया है, लेकिन पैसे अभी निस्बतन कम आए हैं। देखो ना, आपने 60% काम कर लिया है, ठीक है, तो पैसे तो उस हिसाब से 60% तो नहीं आए शायद। कितने आए हैं टोटल? 1350 जमा 300 कितना बनता है? टोटल सारे ही कर लो तो 1650। 1650 3000 का कितने परसेंट है? 50 समथिंग, 60% से तो कम है। यानी देखा जाए तो आप कह रहे हो कि हम 60% काम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन पैसे अभी पूरे नहीं आए, ठीक है। अब अगर पैसे पूरे नहीं आए, काम तो कर चुके हैं ना, तो ये आपका क्या है, रिसीवेबल। क्या है, रिसीवेबल। लेकिन एक मसला आ गया, मैं रिसीव, अच्छा ये छोटी इतनी बारीक बात है, आखिरी दिन पे रखा जाता है कि अगर ये मिसाल के तौर पे ना समझ आए और आप भाई को जगा दें, आप रिसीवेबल ही बुक कर लें, आप अगर रिसीवेबल ही बुक कर लें तो कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, आधा नंबर कट भी जाए तो। लेकिन मेरा सवाल है, क्या ये रिसीवेबल, क्या ये ऐसा राइट टू रिसीव कैश है जिस पर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, या है कंडीशन? क्या ये बगैर किसी चीज के कंडीशन के पूरा हुए ये 150 रुपया मुझे मिल जाएगा? नहीं बेटा, अगला 1350 भी आना है तब जब मैंने कंप्लीट करके उसके हवाले करना है। यानी कि मेरे पर मजबूरी, ज़रूरी क्या है इस साल के एंड पे खड़े होकर कि मैं अगले साल में भी मज़ीद काम पूरा करूँगा। काम पूरा करूँगा तो मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 1350 मिलेगा। अभी वो 1350 डिपेंडेंट है अपॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क, क्योंकि मुझे कस्टमर ने प्रोग्रेस पेमेंट करनी है। प्रोग्रेस होगी तो पेमेंट होगी, पेमेंट होगी तो 1350 आएगा, 1350 आएगा तो ये 150 भी उसमें आएगा। इसका मतलब छुपा रुस्तम था, ये छुपा हुआ ये कंडीशनल राइट टू रिसीव है। लेकिन किसी ने यहां रिसीवेबल भी लिख दिया तो कोई इतना बड़ा पहाड़ मेरा नहीं ख्याल टूटना चाहिए। है बहुत बारीक बात, ठीक है। बारीक बात सिर्फ इतनी सी है कि है तो ये रिसीवेबल, लेकिन ये रिसीवेबल है अपॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कंडीशन। वो क्या है कि अगला साल पूरा काम होगा, अगले साल का एंड होगा तो फिर प्रोग्रेस पूरी होगी अगले साल की और 1350 आएगा। अगर वो काम ना करें तो क्या ये 150 फिर भी रिसीव हो जाएगा? तो कहा है कि जी वो तो काम पूरा करके ही उसने पैसे लेने, ठीक है। तो इसलिए यहां पर बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, रिसीवेबल की बजाय कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ये थोड़ी सी ज्यादती है सवाल में, बहरहाल है आपके साथ। तो कोई नहीं, समझ नहीं आई तो खैर है, इतनी छोटी मोटी बातें तो बड़े बड़े शहरों में हो ही जाती हैं जी। इतना बड़ा पेपर सारा कुछ समझ आ रहा होता है, एक छोटी सी चुन्नी सी गलती हो भी जाए तो खैर है। बहरहाल ये अब मैंने जो बताया वो समझ आ गया, सही है। अब अगला साल आएगा 31 दिसंबर X9। तो अगर देखो काम पूरा हो गया है, यहां पर ऐसी कोई बात मेरा नहीं ख्याल की हुई है। वो कहता है इफ
इफ कस्टमर डिफॉल्ट की बात तो बाद में, ठीक है। फिलहाल तो अगले साल में हम जाते हैं 2009 में 20। ये एसी बंद कौन सा, इसकी हवा आपको कैसे जा रही है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। ऐसे कर दें, अभी भी आ रही है। वो बंद कराओ भाई, वो बंद कर दो यार। हाँ, वो उसकी हवा लग रही है। अच्छा देखो बेटा, पीएनएल बना रहे हैं हम, अगला साल भी करते थे लेकिन एंट्रीज कोई नहीं थी। बहरहाल इतनी बात तो थी कुशान के जैसी, 31 दिसंबर X9 रुपीज इन थाउजेंड्स अगर मैं करूं। अब अगले साल में पूरा काम हो गया तो पूरा रेवेन्यू, सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था। सारा रेवेन्यू कितना है, 3000। लेकिन दूसरे साल में कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया ना, तो 3000, इससे आगे क्या, यहाँ पे भी नहीं जाता, इतना ही गया हुआ है बस यहाँ पर, इससे आगे का सिलेबस में नहीं है मामला। बहरहाल 3000 माइनस कितना ऑलरेडी बुक कर चुके हो, तो मजीद कितना बुक करोगे, 1200। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी आपको पता नहीं है, होती तो उसमें से जितनी आज तक बुक होगी वो करके बाकी बुक कर लेते और आपका अगले साल का भी प्रॉफिट आ जाता, क्योंकि ओवर टाइम था, साथ साथ हमने रिकॉर्ड करना था प्रॉफिट। ठीक है, बहरहाल 100% हो गया, काम तो खत्म हो गया। अब रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है और कैश कितना आ रहा है, तो कैश कितना आया जी, कैश तो फिर 1350 आया। एक लाइन छोड़कर रखो, रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करोगे, रेवेन्यू तो 1200 रिकॉर्ड किया आपने वर्किंग नंबर 1 से। अब ये असल में क्या हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिक्लासिफाई हो गया है। रिसीवेबल भी बना सकते थे, लेकिन रिसीवेबल क्या, बस उसी दिन रिसीवेबल बना और उसी दिन कैश हो गया, तो अलग से एंट्री करने की मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है। यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रेडिट करके ख़त्म कर दो, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, प्रोग्रेस कंप्लीट हो गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ, साथ ही आपको आपका कंडीशन भी मीट हो गई, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट भी खत्म हो गया। ठीक है जी, सही है, ये सवाल भी रहता था हमारा। अच्छा, उसने ये जो बातें की हैं, जर्नल एंट्रीज करो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। अभी हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए तो एंटिटी वुड हैव राइट टू ऑल कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट कंप्लीट्स कंस्ट्रक्शन। अगर वो कंप्लीट करेगा तो फिर द कोर्ट्स हैव प्रीवियसली अपहेल्ड सिमिलर राइट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब देखो इधर, यहाँ पर अंग्रेजियां हैं, तो सोल्यूशन 1 क्या है, 1 का the asset created by entity does not have an alternative use because contract precludes entity from transferring. The entity also has right of payment for performance completed to date. This is because if customer were to default, entity would have an enforceable right for all consideration promised in the contract. ठीक है, therefore ये क्या हो रही है, satisfy over time। लेकिन दूसरे केस में वो कह रहा है, in the event of a default of customer, either entity can require customer to perform और एज रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि उनके पास ये ऑप्शन है, वो उनके पास क्या ऑप्शन है कि चाहे तो वो कस्टमर को कहें कि पैसे दो, या फिर वो क्या करें, और जरा मिटाएं ना, इफ कस्टमर डिफॉल्ट। ये दूसरा इंडिपेंडेंट सिनेरियो, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है दूसरे केस, पहले केस में तो हमने कर लिया काम, दूसरे केस में क्या हो रहा है, आइदर एंटिटी हैज कैन रिक्वायर कस्टमर टू परफॉर्म, एक ऑप्शन ये है, और entity can cancel the contract in exchange for asset, उनसे एसेट ले लेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन एंड एन एंटाइटलमेंट टू अ पेनल्टी, उस पर पेनल्टी लेकर, और फिर ऑफ अ प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के वो एसेट लेकर और उससे कुछ पेनल्टी चार्ज कर लें। तो कहता है दो एंटिटी कुड कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एंटिटी हैज राइट ऑफ पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट बिकॉज एंटिटी कुड ऑल्सो चूज टू एनफोर्स इट्स राइट टू फुल पेमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर एंटिटी परफॉर्मेंस इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। सेम ट्रीटमेंट ही होगा जैसे पॉइंट नंबर 1 के अंदर आया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये दूसरी बात तो फिर ऐसे ही थी, ये तो ना ही हुई। ठीक है, वही पहला वाला केस ही है, तो एक ही सोल्यूशन था। ठीक है, बेसिकली वो ये कहता है ना कि इसके अंदर तो फिर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा होता है, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या होता है। देखो इसमें ना लॉजिकल बात क्या है, इसके अंदर मैं काट दिया, चलो मैं हटा देता हूँ आपको कि ये क्या किया। देखें भाई, बात ये है, आप अपने आप को बिल्डर बनाएं, आपने एक घर बनाया स्पेशल किस्म का, या कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपको पाबंद कर दिया गया, बाद में कस्टमर मुकर गया। अब अगर ऑप्शन दिया भी जाए कि आप चाहें तो कस्टमर को कहें नहीं तू ही पैसे देगा, या आप चाहें
तो उससे एसेट ले लें, थोड़े से पेनल्टी लेकर नया कस्टमर ढूंढ के उसको बेच दें। अब भाई स्टैंडर्ड बनाने वालों ने कहा कस्टमर भी ढूंढना, वो भी इस एसेट के लिए जो किसी के लिए बना रहे थे, वो आसान काम तो नहीं होता। वो कस्टमर मिलेगा, पैसे देगा नहीं देगा उस हिसाब से। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा कि नहीं जी, इस ऑप्शन की तरफ जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है बंदे को। वो करेगा ही क्या, परफॉर्मेंस ही करवाएगा। कस्टमर का ढूंढना कोई आसान काम नहीं होता, इसलिए दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं गया, वो परफॉर्मेंस की तरफ ही गया। इसलिए दूसरे ऑप्शन के अंदर भी आंसर जो है वो सेम ही है, यानी कि वो ओवर द टाइम रिकॉर्ड करता जाए। ठीक है, अच्छा जी, क्या हल कर लें? एक पास पेपर रहता है, डिस्काउंटिंग का एक पॉइंट रहता है, चुनी चुनी चीज़ें रहती हैं, लेकिन बिल्कुल चुनी चुनी। यानी अगर कल बात हुई भी तो मेरे ख्याल में आधा घंटा इस पे हो जाएगी, इससे ज़्यादा बचा कुछ नहीं है इसमें। अब क्या पसंद करेंगे पहले? चलो क्वेश्चन पे ही चलते हैं। जी मेरे दोस्त, क्या देखने आए हो, सही सी बताना। ये देखने आए हो कि सी लॉ क्लास में बच्चे बैठे हैं या इधर ज़्यादा बैठे हैं, सही सी बताना। ज़रा पॉज करें ना जी बच्चों। अब थोड़ा बहुत जो काम जैसे रहता है, चलो इसको तो आगे पहुंचाएं। 6 हो गया, 7 इनपुट, ये इनपुट मेथड आउटपुट मैंने कहा था रीड ओनली कर लीजिएगा क्योंकि हमने ये सीख लिया था। ठीक है, ये जो जो एग्जाम्पल रहती थी नहीं रहनी चाहिए, अब होमवर्क में ये करके आनी है। 2 और 3 भी दे चुका होमवर्क। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अभी आपको करवाया है, एग्जाम्पल 1 करवा दी थी, एग्जाम्पल 2 करवा दी थी, उसके बाद 3 4 भी कर गए हम बातों बातों में, जिसमें इसमें किधर गई लड़ाई वाली, आगे ये एक लड़ाई वाली एग्जाम्पल भी की हमने। इसमें सवाल की कमज़ोरी थी बट जैसे था वैसे था। ठीक है, हमने उस बेस पर उसका आंसर दिया है। रेवेन्यू 16,800 का रिकॉर्ड करना है, देयरफॉर 60% टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, अब हालांकि ये करने से मसला आ रहा था, तो मसला क्या आ रहा था कि इन्वेंट्री 10 की पड़ी है, लेकिन ऐसे ही है, अब क्या कर सकते हैं, जितना सवाल उतना जवाब। ओके नेक्स्ट, PO satisfy over time, then presentation. This section explains how contracts are presented in statement of financial position. वो तो रेवेन्यू की लड़ाई चल रही थी ना अभी तक, तो यहाँ पे आके फिर डेबिट साइड की लड़ाई चली थी, ये वैसे हमने लड़ ली है। In order to do this, it explains the double entries that might result from recognition of revenue. Double entries depends upon circumstances. जैसे कैश 10 का रिसीव हो गया यकम जनवरी को, गुड्स 31 जनवरी को गई, तो यकम जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी और 31 जनवरी को सेल। अनकंडीशनल राइट है, गुड्स 120 की सेल हुई यकम जनवरी को और पेमेंट रिसीव हुई हम 31 जनवरी को, तो गुड्स जब बेची तो रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट और फिर रिसीवेबल क्रेडिट करके कैश डेबिट कर लिया। सिंपल केसेस। कंडीशनल राइट है तो 130 की चीज़ें हमने बेची हैं यकम जनवरी को, लेकिन राइट टू रिसीव 10 जनवरी को होगा जब हम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लेंगे। 31 जनवरी में कैश रिसीव हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, दिल की आवाज़ है ये। कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या है, दिल की आवाज़ है। रिसीवेबल बुक नहीं कर सकते, लेकिन दिल कह रहा है कि इंशाल्लाह रिसीवेबल ही होगा। बस एक कंडीशन क्या है कि आपकी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू से प्रोडक्ट्स गुजर जाएं। ठीक है, जब वो 10 दिन बाद गुजर गई तो रिक्लासीफाई करके रिसीवेबल बनाया और फिर रिसीव कर लिया। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव और साथ में कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अभी भी करके आ रहे हैं। राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश हो गया यकम मार्च को एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ नॉन कैंसिलेबल, लेकिन जरूरी क्या है, कैंसिलेबल ना हो। गुड्स 60 रुपये की डिलीवर हुई 15 मार्च को और कैश 18 को आया, तो यकम मार्च को रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एसेट के साथ नहीं आ सकती, आएगी मैक्सिमम इसी के साथ जब अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो जाए एक नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट में, और ना कैश आया हो ना गुड्स हो, ना कैश हो ना गुड्स हो, लेकिन अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो जाए, एक्सेप्शनल केस जो पढ़ के आए थे, तो फिर ये वाली एंट्री है। ठीक है, सेम डेटा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है। ये सारा कुछ हमने आगे पढ़ लिया है, तो यकम मार्च को कोई एंट्री नहीं है और ये 15 मार्च और 18 मार्च ये सारे सवाल करवाए हैं आपको आगे, लेकिन जस्ट इनको एक दफ़ा आपने कंप्लीट करना है कि ये ख़त्म है कहानी, कुछ नहीं है इसमें। कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज़,
कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉन कैंसिलेबल। ये असल में ऊपर मैंने ना दोनों को ही एक ही बार में फड़का दिया था, चौथे को पहले कैंसिलेबल था ना, उसी को काट के नॉन कैंसिलेबल कर दिया। हालांकि देखो सवाल का था सेम फैक्ट्स एज प्रीवियस एग्जांपल है, बस कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इसी को मैंने ऊपर कवर कर लिया था आपके साथ। ठीक है जी, एंट्रीज कर ली थी हमने। डिस्काउंट ऑन सेल और परचेज, अलअनसब वाला जो काम किया था हमने, ये क्या था जी, ये सेल के वक्त था कि सेलर अंदाज़ा लगाए कि कितने पैसे कस्टमर से आ सकते हैं, तो उस बेस के ऊपर, अपने अंदाजे की बेस के ऊपर ये बुक करें। सेलर क्या अंदाज़ा लगा रहा था, आ जाएगा या नहीं आएगा, इस बेस पे वो बुक कर रहा था रेवेन्यू को 90 या 100। लेकिन ये तो IFRS 15 ने बात की ना, परचेजेस का स्टैंडर्ड तो नहीं IFRS 15, पर देखो एक बंदे की सेल है तो दूसरे की क्या है, परचेज। अब IFRS 15 ने ये तो कह दिया कि सेलर क्या लगता है तुम्हें, 1 महीने का तुमने डिस्काउंट दिया है, वो उसको उसके अंदर आ जाएगा। तो उसने कहा हाँ मुझे लगता है आ जाएगा। ठीक है सेलर, तुम 90 बुक कर लो, 100 ना बुक करो। लेकिन बायर के केस में स्टैंडर्ड ने तो कोई गाइडेंस नहीं दी, तो अकाउंटेंट्स ने फिर क्या फैसला किया, बायर के केस में अकाउंटेंट्स ने कहा, फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बायर, अकाउंटेंट्स ने कहा कि ये सोच सूच वाला चक्कर नहीं है, जो ओरिजिनल है बस उसी की एंट्री करो, और बाद में फिर डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम को परचेजेज में क्रेडिट कर लेना, अंदाज़ा अंदूजा कोई नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो अगली लाइन, अगले सफ़े पे आपको बायर्स पर्सपेक्टिव से यही बात नज़र आ रही होगी। ठीक है, सेटलमेंट या कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बायर्स पर्सपेक्टिव, इसको आप पढ़ लेंगे, ज़रा इसको रीड ओनली कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ये एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, इधर देखो। अबासीन लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ 100 अमाउंटिंग टू 100,000 टू राजा ट्रेडर्स। ठीक है, 1 लाख की चीज़ें राजे को बेची हैं इन्होंने, तो सेलर कौन है, अबासीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजैक्शन इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज में करनी है, किसकी किताबों में, इन द बुक्स ऑफ राजा, यानी कि बायर। तो बायर की बुक्स में ये एंट्रीज करनी है। ओके, अब ऑन यकम जनवरी 21, ठीक है, और 2 महीने का क्रेडिट दिया गया। इट इज कंपनी पॉलिसी, किसकी, सेलर की पॉलिसी है, टू अलाउ अ कैश डिस्काउंट। अब यहाँ डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस नहीं होना, बल्कि राजे की किताबों में बात हो रही है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम की बात होगी। 10% डिस्काउंट मिलता है इफ कस्टमर पेज विद इन 1 मंथ ऑफ सेल। ठीक है, तो फिर कैसे ये ट्रांजैक्शन को हमने देखना है जी, अगर वो कहता है यकम जनवरी पे और फिर उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट पे, तो भाई ए पार्ट की बात करें तो ए पार्ट क्या है, सबसे पहले तो जिस दिन यकम जनवरी पे आपने एंट्री करनी है, तो उस दिन क्या एंट्री करनी है जी, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर, इन्वेंट्री या परचेजेस जो भी कर ले, डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, लेकिन कितने से, पूरे 100 से, 80 90 पूरा 100, कोई सोच की बात ही नहीं आई। ठीक है, कोई सोच नहीं, हाँ भाई बायर तुम्हें क्या लगता है, तुम बायर को नहीं ये कुछ लगता लुकता होता। ठीक है, बायर को पता होता है मैंने क्या करना है, इसलिए बस सिंपल सी बात है, आपने परचेजेस को बुक करना है, चाहे लग भी रहा है कि बाद में आप डिस्काउंट अवेल कर लेंगे, बाद में उसको सेटलमेंट डिस्काउंट की इनकम की एंट्री कर लेना, परचेज को कम कर लेना, क्योंकि IFRS 15 ने तो सेल की बात की है ना, तो फिर यहाँ पर उसको अप्लाई नहीं करना अंदाजे को। ठीक है, अब RT did not take advantage of settlement discount and paid the amount on, तो इसका मतलब 5 फरवरी पर राजा साहब जाएंगे और जाकर अपने क्रेडिटर को डेबिट करके पूरा 100 का कैश क्रेडिट करके अपनी सेटलमेंट कर आएंगे। ठीक है, 100 और 100। ठीक है जी, अगली बात, बी केस के अंदर भी, भाई बी केस तो बाद में देखेंगे, यकम जनवरी पे कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। यकम जनवरी 2021 पर बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो लिख ले यार, कि वो परचेजेस को बुक करे, फुल अमाउंट पे करे, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट, कितने से, 100 पूरे से। लेकिन अब हुआ क्या है, सेकंड पार्ट में देखते हैं, तो वो कह रहा है जी कि RT टुक एडवांटेज और पे कर आया है जाके 17 जनवरी को, गुड हो गया। तो इसका मतलब 17 जनवरी 21 पर क्रेडिटर तो डेबिट होगा पूरे 100 से, लेकिन कैश तो क्रेडिट होना है सिर्फ 90 से, तो बाकी 10 फिर क्या है, ये हाँ डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, जिसको आजकल हम कहाँ कर देते होते हैं, परचेजेस में ही क्रेडिट कर देते होते हैं। तो ये जनाब
बैलेंसिंग फिगर आपने निकाल लेनी है। ये बायर्स पर्सपेक्टिव से डिस्काउंट की डिस्कशन हो गई। ये भी एक चीज रहती थी निकुसी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ले अवे सेल्स किसे कहते हैं, कुछ अदर एस्पेक्ट्स हैं, एजेंसी है, राइट सेल विद राइट टू रिटर्न है, ठीक है। ये तीन चीज़ें छोटी छोटी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये काम हमने पहले से ही कर लिया हुआ है, ठीक है। ये जो राइट टू रिटर्न वाला है इसमें कोई मसला नहीं है। ये जो ऊपर वाली दो चीज़ें हैं इनकी बात अभी तक हमने नहीं की। ले अवे सेल्स किसे कहते हैं, कोई आइडिया हो, इसको पढ़े बगैर कोई आइडिया हो बताओ। ले अवे सेल्स किसे कहते हैं, कोई बता सकता है जी? जी बोले। देखें कुछ लोग होते हैं थोड़ी आमदन वाले ना, ठीक है, कम आमदनी वाले जो लोग होते हैं वो कभी कभी इस तरह का काम कर लेते हैं कि वो कहते हैं जाके, ये बड़ी बड़ी आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर जो नज़र आते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स बन गए हैं आजकल, इनका काम क्या है, किस्तों के ऊपर चीज़ें देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग जाके कहते हैं जी उनको कि देखें जी बात ये है, एक बंदे ने माइक्रोवेव ख़रीदना है, ठीक है, अब वो मिसाल के तौर पे 30,000 का आता है, तो अब उसकी आमदनी ज़रा कम है, तो वो कहता है उस जाके अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान वाले को कि भाई ऐसा है कि मैं 5,000 करके तुम्हें तो हर महीने पैसे देता रहूँगा, तुम ना ये वाला जो माइक्रोवेव है ना ये थोड़ा सा ज़रा साइड पे करके रख दो, तुम ये मेरे लिए होल्ड कर लो, जब जब तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएं, मेरे से वैसे बचने नहीं हैं, तो तुम ना ये पैसे पूरे हो जाएं तो मुझे दे दें। इसको कहते हैं ले अवे सेल। क्या कहते हैं जी? कि कस्टमर ने आपके पास ही चीज़ रखवा दी है और कस्टमर जो है वो आपको हर महीने कुछ पैसे देता जा रहा है। अब इसकी क्या ट्रीटमेंट हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल बाद में, बल्कि पहले एग्जांपल मिसाल के तौर पे ले अवे सेल्स की एक मिसाल बना लेते हैं। ये अभी हमने मिसाल ही तो बनाई थी। 30 रुपए का माइक्रोवेव है, ठीक है जी। तो मैं, अब जुलाई आ गया, 31 जुलाई, मैंने 31 जुलाई पे जाके 30,000 रुपये है ना, 10,000 रुपये जमा कराए, 3 महीने में कर लो, अब मुझसे 6 एंट्रियाँ नहीं होती 10,000 कर लें, ठीक है। तो कैश डेबिट, अब सेलर की किताबों में कैश डेबिट होगा, लेकिन कोई सेल वगैरह बुक नहीं करनी, अभी तो अपने पास ही माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हमने क्रेडिट कर ली, ठीक है, कितने से, 10 रुपये से। उसके बाद फिर 31 अगस्त आया, 31 अगस्त पे एक और किस्त हमने जाकर पे की, तो पे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर लेगा फिर 10 रुपये से, ठीक है जी। शर्तें क्या हैं इसकी, वो पढ़ी हुई हैं, वहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिलहाल अकाउंटिंग तो सीख लें। और 30 सितंबर पे अब जब हम जाएंगे तो अलग अलग एंट्री कर दो। 30 सितंबर पे पहले तो हम जाकर उसको जमा करवाएंगे इस महीने की किस्त, यानी पहले किस्तें देकर फिर एसेट ले रहे हैं। ये उस तरह से नहीं है, सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस में क्या होता है, एसेट हम उठा के ले जाते हैं और किस्तें दे रहे होते हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है ना, ठीक है। एसेट पहले उठाकर ले गए फिर किस्तें दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप रेवेन्यू सेलर होने के नाते पहले दिन ही रिकॉर्ड कर लेंगे। सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस में क्या है, ये तो हम कह रहे थे कि लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ बट कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है, रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे और अगर बहुत अरसे में पैसे आने हैं तो फिर डिस्काउंटिंग भी आ जाएगी, ठीक है ना। ये क्या है, ये नहीं है कि आप एसेट ले आए और किस्तें दे रहे हो। ले अवे सेल का मतलब क्या है, किस्तें पहले जमा करा रहा है कस्टमर और फिर एसेट लेकर जाएगा, तो सेलर के ऊपर ये क्या है, लायबिलिटी, यहां तक के उसके पैसे पूरे हो गए और 30 सितंबर पे उसको कहा हमने कि भाई ऐसा है अब कि आप अपना एसेट भी जाते हुए लेते जाना, हमारी अब कोई लायबिलिटी नहीं रही, आप अपना क्या क्या चीज़ थी, माइक्रोवेव पकड़ो और आप जाओ 30 रुपये का रेवेन्यू आज बुक कर लेंगे, ठीक हो गया। अब 100% पैसे पूरे आने की बजाय स्टैंडर्ड ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो सब्सटेंशियल अमाउंट के किए हैं कि सब्सटेंशियली अगर अमाउंट 90% से ऊपर अगर पैसे आ गए तो फिर तुम बेशक रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, लेकिन उस सूरत के अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अलग करके उस एसेट को भी रखना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये ले अवे सेल में रिटेलर्स रूटीनली ऑफर ले अवे सेल अरेंजमेंट, रिटेलर्स ऑफर करते हैं, ये बड़े बड़े जो आपके ये जो पता नहीं वो नईम इलेक्ट्रॉनिक्स और ये इस तरह के नाम आते हैं ना, ये लोग ज़्यादा इनका कारोबार ही होता है। रिटेलर रूटीनली ऑफर ले अवे सेल्स अरेंजमेंट टू देयर लो इनकम ग्रुप कस्टमर्स वेयर कस्टमर आर अलाउड टू सेट असाइड अ स्पेसिफिक आइटम, वो कहते हैं जी वो साइड पे रखवा देते हैं आकर,
कि ये हमारा हो गया इन शॉप एंड मेक पेमेंट ऑन इंस्टॉलमेंट्स। इसमें जरा सेलर को भी तसल्ली रहती है कि यार एसेट तो मेरे पास ही पड़ा है, ठीक है, और अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो मैं किसी और को बेच दूंगा, भाई सही है। अच्छा, द रिटेलर रिटेन्स custody of goods until the customer pays full amount. Revenue from layaway sale is recorded. कब रेवेन्यू कब? अच्छा, कस्टडी कब तक रखता है? जब तक पूरी अमाउंट ले ना ले। लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए स्टैंडर्ड ने क्या कहा है? रेवेन्यू फ्रॉम layaway sales, revenue from layaway sales is recorded when goods are delivered against full payment. However, if seller's historical experience for frequent customers shows that most layaway transactions are converted into sales, then it can record revenue when it receives significant deposit provided that goods are on hand, identified and ready for delivery. थोड़ी सी एक्सेप्शन दी इसने यहाँ से, ठीक है। नॉर्मल तो बात क्या हो गई, जब पैसे पूरे करेगा तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, जब पैसे पूरे रिसीव कर ले, और जब पैसे पूरे कस्टमर तब तक रिटेन रखता है कस्टडी जब तक फुल अमाउंट ना आए। रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करना है? जब गुड्स को डिलीवर कर ले और पूरी अमाउंट आ जाए। लेकिन वो कहता है अगर सेलर का अंदाजा है, लंबा एक्सपीरियंस है, कई साल से इस काम में है, कि नॉर्मली ये कस्टमर 90% जो पैसे दे देता है फिर वो कहीं नहीं जाता, ठीक है, तो फिर 90% पे भी आप सेल बुक कर सकते हो। लेकिन जरूरी उसके लिए क्या है, चीजें अलग पड़ी होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि वो चीज किसी और को बेच के उसका रेवेन्यू बुक कर लिया, वो आया उन्होंने शेयर नहीं लब रही है, हवा में ही सारा कुछ चल रहा है, जिमें फाइलें होंगी ने आजकल प्लाटा नहीं। तो खैर अब ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये क्या है जी, हमारा ले अवे सेल्स। एजेंसी पढ़ा चुका हूं क्या जी? When Inzibai, who is agent, signifies a performance obligation, ठीक है, satisfies the entity records revenue in amount of any fee or commission to which it expects to be entitled in exchange for arranging for specific goods or services to be provided by other party, शेख रशीद, ठीक है जी। एंट्री कौन है? अच्छा, उलट हो गया, मतलब शेख रशीद को तो इंजी भाई को भेजने चाहिए थे आमों का सीजन है ना जी, इंजी भाई मुल्तान से हैं, तो इंजमाम ने आम भेजे शेख रशीद को, उसने इस्लामाबाद में बेचे एज एन एजेंट, ठीक है। तो फिर जितना कैश शेख, बहरहाल यहाँ पर एग्जांपल उलट है, खैर चलो कोई बात नहीं, कैश जितना भी रिसीव हुआ, मिसाल के तौर पे 1.5 लाख रुपए के आम बेच दिए शेख रशीद ने, ठीक है। उसके बाद कमीशन इनकम उसने अपनी रखी कि जी कितना, हमने कहा जी 10% तुम्हारा, तो बाकी का फिर पेएबल टू इंजी, मैं यूँ कर देता हूँ पेएबल टू प्रिंसिपल। अब हमारी एग्जाम्पल हमारी मर्जी, ठीक है। तो प्रिंसिपल को बाकी कितना, ये भी पढ़ के तो आ रहे कि आप रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड कर सकते उस अमाउंट को जो आपने किसी के बिहाफ पे जो है वो इकट्ठी की हुई हो। अब ये 1.5 लाख के आम जो बेचे हैं, ये इंजी भाई ने भेजे थे शेख रशीद को, ठीक है, इस्लामाबाद में बेच दो, 10% तुम्हारा, तो वो 10% अपने वाले को शेख रशीद अपनी किताबों में रेवेन्यू बना सकता है, बाकी तो इसके ऊपर क्या है, लायबिलिटी, ठीक है। कि यहाँ पर थोड़ा सा फिर अंग्रेजी लिखी हुई है, जरा उलट लिखी हुई है, ठीक है। शायद शेख रशीद ने जो है वो इंजी भाई को आड़ू भेजे हैं, तो उन्होंने वो आड़ू बेचे हैं, ठीक है। व्हेन एंटिटी कौन है, इंजी भाई, सेलर कौन है, इंजी भाई, हु इज एजेंट शेख रशीद के, सेटिस्फाइज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, उन्होंने आड़ू बेच लिए हैं, एंटिटी रिकॉर्ड्स रेवेन्यू इन द अमाउंट, तो इंजी भाई रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ फी और कमीशन to which it expects to be entitled in exchange for arranging for specific goods services to be provided by another party। तो वो उनको सिर्फ किसके लिए entitled है, अपने कमीशन के लिए, ओके। अरे यार, सेल विद राइट टू रिटर्न, in some context entity transfer control of product to a customer and also grants customer the right to return the products for various reasons such as dissatisfaction with the product। ये तो हम काम कर चुके हैं। ऐसी सूरत में क्या करना है, जो गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न होती हैं, ठीक है, आप to account for transfer of product with a right of return, ठीक है, an entity shall record all of the following: revenue for transferred products at the amount of consideration to which entity expects to be entitled, a refund liability, यार ये काम किया हुआ है, और जो है वो an asset for its right to recover products from customer settling the refund liability। मतलब सेल और रिटर्न बेसिस को ऐसे ही लेकर चलना है जैसे हमने किया था सवालों के अंदर। हमने एक वर्किंग की थी, हमने कहा था एक्सपेक्टेशन की बेस के ऊपर, पहले आप देखो वो क्या नाम था सवाल का, मेरे जहन से निकल रहा है, बहरहाल निकल गया, दिमाग से सवाल निकल गया। पास पेपर 9/5 था गालिबन, पास पेपर या 9 था, बहरहाल एक सवाल था जिसके अंदर हमने कहा था, फिलिप्स वाले सवाल के बाद किया था ना, फिलिप्स वाले सवाल की तरह से वो सवाल था, आपने खुद किया था कि हम आज खड़े होकर चीज़ें भेजते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि 1 महीने के अंदर वापस कर देना,
अब अंदाजा लगवाते थे सेलर से हम कि तुम्हारा क्या ख्याल है, जितना ख्याल है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा वो सेल बुक कर लो, बाकी क्या कर लो, बाकी रिसीवेबल, बाकी क्या कर लो, रिफंड लायबिलिटी में रख लो। ठीक है, हाँ अपनी इन्वेंट्री से निकाल कर रख देते थे, इन्वेंट्री फ्रॉम कस्टमर के नाम से उस एज एन एसेट अपने पास एसेट ही रखते थे, अपना ही एसेट रखते थे, लेकिन उसकी प्रेमिसेस के अंदर। तो वही वाला काम हमने यहाँ पर लेकर चलना है। ठीक है, ये आप जरा पढ़कर देखिएगा, आपका होमवर्क है थोड़ा सा ज़्यादा आज, लेकिन आप भी मेहनत करेंगे तो मैं भी करूँगा ना, तो ये आपने एग्जाम्पल पढ़ लेनी है। ठीक है, बिल एंड होल्ड की भी। रिफंड लायबिलिटी कौन सी थी, ये वही सेल ऑन रिटर्न बेसिस केस वाली रिफंड लायबिलिटी। ठीक है, एंटी शैल रिकॉर्ड अ रिफंड लायबिलिटी इफ एंटी रिसीव्स कंसीडरेशन फ्रॉम अ कस्टमर एंड एक्सपेक्ट्स टू रिफंड सम और ऑल ऑफ द कंसीडरेशन टू कस्टमर। अ रिफंड लायबिलिटी इज मेजर्ड एट अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड फॉर विच एंटी डज नॉट एक्सपेक्ट टू बी एंटाइटल्ड। बस ऐसे ही, मतलब एक खाना पूरी वाली बात थी जो मैंने ये वाली लाइनें दो चार पढ़ी हैं, ये काम हमें आता है। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट वाउचर हो गया हमारा। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम पहले से ही होमवर्क में जा चुका है क्योंकि इसका दूसरा सवाल मैं करवा चुका हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल रीडिंग द क्वेश्चन ऑफ IFRS 15 है, ये आपने कंसिडर करने, मैंने नहीं करने, आगे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो पास पेपर्स हैं, अब ऑप्शन है दो। अगले 15 मिनट के अंदर मेरे ख्याल में हम अपने पेज की टॉप पे जाते हैं और हमें कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लेना चाहिए। ये पहले 2 सफ़े मेरे रहते हैं, अभी यहाँ से कहानी शुरू हुई थी, तो ये आखिरी स्टेप रह गया जो हमारा रहता है, यानी कि अब जूस निकल चुका है इसका, लेकिन एक दो सवाल छोटे छोटे, जिसमें मैं एक सवाल में मैंने ये दिखाना है, आपने ये देख लिया था कि रेवेन्यू मिसिंग था, तो हमने कहा था कि वो रेंटल की तरह से निकाल लो। ऐसे ही इंटरेस्ट रेट भी तो मिसिंग हो सकता है सवाल में, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, वो निकालना सिखाना है। फिर एक IFRS 15 ने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट भी गिवन हो और डिस्काउंट रेट भी गिवन, तो कौन सा रेट यूज़ करना है, एक छोटा सा पॉइंट वो रहता है, वो करवाना है। और उसके अलावा ऊपर वाले 2 सफ़े करवाने हैं। बाकी पास पेपर में ही वो एक सवाल पास पेपर मिल जाएगा, एक आधा पास पेपर ऐसे ही बस जो है वो जो रहता है वो भी हम कर लेंगे। तो इस टॉपिक में इंशाल्लाह अब है कुछ भी नहीं, ख़त्म ही है तकरीबन। ठीक है, वो मेरा प्रेजेंटेशन वाला दोस्त नहीं आया इंशाल्लाह, यानी हम कल करेंगे सही इसको थोड़ा बहुत, लेकिन वो रिवीजन होगी। जैसे इसके मैं कोई MCQs करा रहा हूँगा तो मुझे लगता है कर लेने चाहिए, रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर ये नहीं आया था तो इसके MCQs सिर्फ आए थे 3-4, वो कर लेंगे। इस दफ़ा फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी है। IFRS 9 आया था लास्ट टाइम आपका, IFRS 9 आप लोगों का आया था, देखा है आपने पेपर? कोई नहीं देखा तो भी देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चले खैर आ जाए जी, कॉन्ट्रैक्ट को कब हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे? IFRS 15 ने कहा था जब उसमें 5 क्राइटेरिया पाए जाएं, बोथ पार्टीज अप्रूव करें, सेलर आइडेंटिफाई करे दोनों के राइट्स, सेलर आइडेंटिफाई करे पेमेंट टर्म्स, सेलर को लगे कि पैसे आ जाएंगे, कंसिडरेशन रिसीव, इसके अंदर एबिलिटी भी हो और इंटेंशन भी हो अगले की। ठीक है, नियत भी हो तो हालत भी हो, और कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस हो। ये 5 चीज़ें होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है एज पर IFRS 15। और अगर ये 5 चीज़ें नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर रेवेन्यू नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड नहीं होना, ये हमने पढ़ा था, लेकिन उसने यहाँ पर एक्सेप्शन दी। क्या ये 5 चीज़ों में से कोई चीज़ ना हो फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है? हमने कहा था बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, एबनॉर्मल तरीके से। वो 2 एक्सेप्शनल केसेस क्या थे? कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ थी और पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जीक्यूट हो गया, मतलब सेलर ने जो जिम्मे था अपने कर दिया, बायर के जो जिम्मे था पेमेंट उसने दे दी हो, ये नॉन रिफंडेबल हो। जिस दिन पैसे आए, जिस दिन PO सेटिस्फाई हुई उस दिन नहीं, जिस दिन नॉन रिफंडेबल पैसे आ गए उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? एडवांस ले रखा था सेलर ने, नॉन रिफंडेबल, और कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गया। अब जब टर्मिनेट हो गया तो परफॉर्मेंस है ही कोई नहीं, टर्मिनेशन के दिन क्या कर ले, वो 10% एडवांस को एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, इसके अंदर ये 2 मैंने कब की होमवर्क में दी थी एग्जाम्पल्स, दोनों बड़ी आसान सी थी, मुश्किल कोई नहीं थी। ठीक है, पता नहीं किसी ने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी जब मैंने दी थी होमवर्क। ओके, उसके बाद हमने कहा था अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी टर्म लिखी हो कि कोई भी दोनों में से, सेलर बायर में से कोई भी दोनों पार्टीज में से टर्मिनेट कर सकता है होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को विदाउट कंपनसेशन टू अदर, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? IFRS 15 का मेरे हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। Does contract exist if either party can terminate it? A contract does not exist if either party can terminate या has enforceable right terminate wholly unperformed contract without compensating the other, यानी विदाउट पेनल्टी। अगर विद पेनल्टी है तो फिर तो हो जाता है,
इसको मैंने समझाने की कोशिश की थी आपको इस एग्जाम्पल से कि होली अनपरफॉर्म्ड है, ठीक है, तो विदाउट पेनल्टी कैंसिल हो सकता है, कैन बी कैंसल्ड विदाउट पेनल्टी, तो फिर ये तो IFRS 15 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ठीक है। और अगर कैंसिल हो सकता है विद पेनल्टी तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट तो है। और अब IFRS 15 इसको क्या कहता है, ठीक है, इन द लाइट ऑफ, यहाँ पे IAS 37 लिखना था, मैंने बोला तो IAS 37 होगा, इन द लाइट ऑफ IAS 30, नहीं भी लिखा था तो आप लिख लें, ये मैंने गलत लिख दिया था शायद बोलते हुए जज्बात में। देखो IFRS 15 के हिसाब से तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, IAS 37 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, बल्कि वो कहता है कि चेक कर लो, हो सकता है ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद हाय थोड़ी हिम्मत करके बस हम इसको, ठीक है पढ़ मैं कल दूंगा, लेकिन आज जरा एग्जाम्पल से तो समझें, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो समझ तो आ ही जाएगा। हमारे तला भाई जो हैं माशाल्लाह, आपको पता है बातें कर रहा था तभी पकड़ा गया, ठीक है। इनकी अब जनाब शादी हमने तैयार कर ली है, ठीक है, CA इन्होंने कर लिया है, तो अब हमने ना जनाब शादी हाल में जाकर बुकिंग शुकिंग करा ली, तो शादी हाल वालों ने कहा है कि जी ठीक है, आपको हम, मैं साल नहीं लिख रहा, ठीक है, आपको ना जी हम डेट दे देते हैं जी। हमने कहा जी ऐसा कर लें कि पेपर कब ख़त्म हो रहे हैं सारे, नहीं 30 फरवरी, ये वाले सितंबर में शुरू होने, कब ख़त्म होने हैं 10 को, अच्छा चलो जी, तो 15 सितंबर को 11 को कर, 15 सितंबर को क्या दिन बन रहा है, देखो जरा, सैटरडे संडे बन रहा है, जल्दी देखो जरा, जल्दी देख लो यार वरना मैं देखूं फिर, मंडे है, ओके। 14 सितंबर को जनाब हमने एक फंक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट 1 किया, फंक्शन हमने फंक्शन करना है जी, ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 है। तो हमने कहा जी मेहमान काफ़ी आएंगे, सारे बच्चे जो पेपरों से फारिग होंगे उन्होंने कहना चलो पिकनिक ही सही, चल के जो है वो कश्मीर भी घूम आएंगे, तला की शादी भी अटेंड कर आएंगे। तो वहाँ पर लेट से कोई काफ़ी महंगाई हो गई अब, तो कोई 8 लाख रुपए, 8,50,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा, ठीक है, जिसमें हमारे मेहमानों को, शादी हाल वालों ने सबको खाना खिला देना, सारे मेहमानों ने ग्रामी मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा, ठीक है। अब साथ ही जनाब अब ये जैसे 14 सितंबर को तो फंक्शन की डेट है ना, यहाँ पे यूँ लिख देते हैं, हम तो अभी जाकर सारा बंदोबस्त कर रहे हैं, तो ये जनाब हम मिसाल के तौर पे कि 1 अगस्त को क्लासेस से फारिग होते ही ये काम हमने सारा निपटा लिया, ठीक है। अच्छा 2 अगस्त को ना हम दोबारा गए ऐसे ही ज़रा विज़िट करने, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, फिर हम दूल्हे मियाँ को भी साथ लेकर गए विज़िट करने, तो वहाँ पर दूल्हे मियाँ को देख कर हॉल वालों ने कहा हम मेकअप भी सर्विसेज भी देते हैं, तो हम दूल्हे मियाँ का मेकअप भी कर देंगे, ठीक है। अब ये एक और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, और कहने लगे वैसे तो हमारे मेकअप के जो चार्जेस हैं, पता नहीं लोग आजकल मुंडे भी कराने देने यार, हद होगी वैसे कसमें, जिसने अपने ब्याह थे असी तो वो मुंह धो के टुर गए सी बस, ठीक है, उठ के। अच्छा जी कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 क्या है जी, कहते जी वैसे तो मार्केट में 50,000 का रेट है, हमारे पास जो भी दूल्हा मियाँ तैयार होते हैं, दुल्हन का तो वैसे ही डबल ट्रिपल होगा, है जी, ਉਹਦੇ ਤੇ सामान ज़्यादा लग जाता है ना जी। तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 जो है उसमें आपको हम जनाब डिस्काउंट देते हैं, आप इतना बड़ा फंक्शन आप हमारे साथ कर रहे हैं तो दूल्हा भी आपको थोड़ा बहुत हम टीप टाप कर देंगे, गुजारा जितना हमसे हो सका हम कर लेंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ने कहा ये तो 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स करीब करीब वक्त में हुए हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस, जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस पहले की वजह से, मतलब ये एक पैकेज है, ये क्या है, पैकेज है। अगर फंक्शन इस हाल में कराते हैं तो वो हाल वाले हमारे दूल्हा भी तैयार कर देते हैं, तो ये क्या है, ये एक पैकेज है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ने कहा
ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, इसमें पीओज दो हैं, यानी कि वो यूं कहेगा कि यूं कहानी यूं बनेगी कि जी फंक्शन खाना खिलाएंगे, ये अलग है, इसकी स्टैंड अलोन प्राइस जो है वो कितनी है, 8,50,000, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम मेकअप करके देते हैं जी, कितने में कहा था, 50 में, 50,000 में, ठीक है। तो टोटल तो स्टैंड अलोन प्राइस क्या बन रही है, 900, यहां से कहानी चली है, ठीक है। और हमें ये पूरा पैकेज कितने में मिल गया, 860 में। तो यहां से एलोकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या किया, स्टैंडर्ड ने कहा ये दो बज़ाहिर अलग नजर आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं कंबाइन करके एक बनाऊंगा। अब अगली बात तो डिफरेंट है कि इस एक कॉन्ट्रैक्ट एक कर दिया, अब इस एक कॉन्ट्रैक्ट में पीओ एक ही है या एक से ज्यादा है, ये तो बात की बात है, ठीक है। ये बात कुछ समझ आई है, थोड़ी सी सारी समझ आई होनी है, तानते हैं। अच्छा, अब सुनो, पहले ये सिनेरियोज यहां से एग्जांपल्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये फिर आगे एग्जांपल्स वाली बात तो बाद में है ना, वो तो आप फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको। देखो कब, ये पहले मैंने समझाया है कि कहानी क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 अलग, कॉन्ट्रैक्ट 2 अलग नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट 1 अलग, कॉन्ट्रैक्ट 2 के ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो फंक्शन ना कराओ फिर भी मेकअप कर देंगे, या सिर्फ मेकअप कर दें, हम जाएं, हम रोटी खाने जाएं, यहाँ से हम गए कश्मीर जनाब वलीमा खाने अपने भाई का है, वहां पहुंचे तो होटल वाले ने कहा भाई हम मेकअप कर देते हैं, ठीक है, खाना खुना कोई नहीं है, दूल्हा देख लो, प्यार हो गया ना। तो असल में मामला ये है कि वो कहता है कि ये बज़ाहिर दो नजर आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इनको कंबाइन करके एक कर दूंगा, क्योंकि वजह क्या है, अब यहाँ पे टेक्निकल बातें पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, पर 5 मिनट है, ये पॉइंट भी हो गया इंशाल्लाह, फिर सिर्फ पहले 2 सफ़े रह गए, बट ये एग्जाम्पल आपको पढ़ के आनी पड़ेगी। वैसे तो मेरे दिल में था IS-37 के MCQs भी आपको देने हैं और IFRS 15 के भी, लेकिन अब सिर्फ IFRS 15 के दे दूंगा सारे, ताकि ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल मुकम्मल। हाँ, 2-3 सवाल मेरे हैं, मैंने आधा घंटा लगाना है, मैं माजरत के साथ कल में ये लगाऊंगा, फिर उसके बाद हम ये कर लेंगे ना, इसका जो भी रिसेंट टाइम में है वो कर लेंगे, तो आधे घंटे के अंदर हम इंशाल्लाह इसको साइड पे कर देंगे। उसके बाद फिर हम अभी रिकॉर्डिंग बंद करके डिसाइड कर लेते हैं कि कल कौन कौन से चैप्टर, बल्कि रिकॉर्डिंग क्या बंद करनी, अभी मशवरा कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को कल कर लें हम, तो उन टॉपिक्स को फिर आप भी रिवाइज करें ताकि ज़रा एक कंबाइंड एफर्ट बन जाए, ठीक है ना, आपको भी थोड़ी बहुत, लेकिन आपका काम ही इतना ज़्यादा, आप क्या करोगे रिवाइज। चलो ये बता देना कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किसी को टाइम मिल ही जाता है, वेला होता है कोई पढ़ाई के लिए ज़्यादा, तो वो पढ़ के भी आ सकता है, ठीक है। खैर अभी इधर देखो, इधर देखो जी, इधर देखो बात क्या हो रही है, एंटिटी मस्ट कंबाइन, एंटिटी मस्ट कंबाइन 2 or more contracts entered into at or near the same time, at or near the same time, ठीक है। मैं इसको at और near को साइड पे कर देता हूं, अब यूं पढ़ते हैं, an entity must combine 2 or more contracts entered into, यूं कर लेते हैं, entered into at, चलो ठीक है, at और near the same time, ठीक है, यानी कि एक ही वक्त में करीब करीब हो रहे हैं, विद द सेम कस्टमर, और बंदा भी एक ही है, तो कंबाइन कर लें कब, और उनको ट्रीट करें एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पे कब, इफ 1 or more ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेजेंट, जब इनमें से कोई एक काम हो रहा हो। क्या, कॉन्ट्रैक्ट्स आर निगोशिएटेड एज अ पैकेज, ये पैकेज तो था, विद सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। अच्छा आगे इतना आ गई, ब्रिक्स एग्जाम्पल बिलो, अच्छा ब्रिक्स की एग्जाम्पल है नीचे, मतलब ये शायद इस तरह से होगा कि हम गए एक ईंटों के भट्टे पे, वहां पे जाके हमने कहा भाई हमने कमरा बनाना है, तो हमें उसके लिए जो है वो 1 लाख ईंट चाहिए। उसने कहा 1 लाख ईंट है, तो 1 लाख ईंट ज़्यादा हो गई, घटा लो थोड़ी सी, ठीक है, 10,000 ईंटें चाहिए हमें, ठीक है। तो उसने कहा 10,000 ईंटें 1 लाख रुपए की वैसे तो होती हैं, उसने कहा जी 10,000 ईंटें हैं, ठीक है, आप हम 1.25 लाख में आपको हम ये ईंटें दे देते हैं। और आपने किस लिए लेनी है ईंटें, आपने फंक्शन किस लिए कराना है, शादी, आपने ईंटें किस लिए लेनी है, वो कमरा बनाना है। उन्होंने कहा अच्छा हमारे पास एक मिस्त्री मौजूद है, वैसे तो मार्केट के अंदर मिस्त्री जो है वो 50,000 रुपये में ऐसा कमरा बनाता है, लेकिन अगर आप ईंटें हमसे लेंगे तो हम 25,000 के अंदर आपको बनवा भी देंगे, यानी कि टोटल 1.5 लाख में पैकेज बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं बज़ाहिर दो नजर आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये निगोशिएट किए गए एज अ पैकेज, और इनका कमर्शियल ऑब्जेक्टिव एक ही है, सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, शादी या कमरा, ठीक है। अच्छा देखो इधर,
ये पढ़ लो, इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज अ पैकेज विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल क्या है? डेवलपर डी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ सिक्योरिटी सिस्टम टू पीटीसीएल कराची ऑफिस। कराची ऑफिस, पीटीसीएल कराची ऑफिस को एक डेवलपर ने एक सिक्योरिटी सिस्टम बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। 3 दिन बाद एक अलग कॉन्ट्रैक्ट में डेवलपर डी ने एक और सिस्टम बेचने का लाहौर ऑफिस को भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन निगोशिएशन के दौरान डी एग्री कर गया है टू सेल सिस्टम एट अ डीप बिग डिस्काउंट इफ बोथ ऑफिसेस परचेज द सिस्टम। तो अगलों ने क्या कहा, पीटीसीएल वालों ने, भाई दूसरा सिस्टम आपसे ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा, पीटीसीएल ने, डेवलपर ने क्या कहा, ठीक है अगर आप दोनों सिस्टम लेंगे तो मैं दूसरे पे अच्छा खासा डिस्काउंट दूंगा। अब स्टैंडर्ड क्या कहेगा? नहीं, ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, उसमें पीओस दो हो सकती हैं, एक कराची ऑफिस का सॉफ्टवेयर, दूसरा लाहौर ऑफिस का सॉफ्टवेयर। तो जैसे आप यानी जब पेकअप कर लें तब मेकअप का रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, जब फंक्शन करा लें तब फंक्शन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, जब कॉन्ट्रैक्ट 1 कर लें कॉन्ट्रैक्ट 1 का कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड कर लें। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट 1 ही कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही है जब ये सिक्योरिटी सिस्टम कराची को दे लें। तो कंक्लूजन क्या है? डी कंक्लूड्स दैट 2 कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी कंबाइंड बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स वर एंटर्ड इनटू ब्ला ब्ला एंड वर नेगोशिएटेड एज अ सिंगल कमर्शियल पैकेज। अब नीचे वाली एग्जांपल ब्रिक्स वाली तो नहीं है, वो तो सिस्टम्स वाली है, ठीक है। आगे देखो, दूसरी एग्जांपल क्या है? द कंसीडरेशन, कब दो कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करके एक करना। द कंसीडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट। मैं नाई के पास गया, मैंने बाल कटवाए, मैं तमीम को भी साथ ले गया। तुम्हारा नाम क्या है आजकल? यार मैंने पहले पूछना होता है। अच्छा, तो मैंने कहा चल छोटे भाइयों, छोटा भाइयों, चल छोटे आजा चलते हैं, दोनों भाई चलते हैं, जाके कटिंग करा के आते हैं। ऐसे ही होता है, बड़े ऐसे ही करके आते थे, है ना जी, अपने जैसे। जब मैं कटिंग कराता हूँ, तुम्हारा कहाँ ये दिल करेगा ये वहाँ पे बैठ के ना सारे ऊपर से मशीन फेर दे। खैर ले गया मैं इसको। अब मैंने कटिंग शटिंग कराई, उसके बाद मैं निकला, मैंने अपने नाई को बोला कि साजी गल है वे, ए मुंडे दे वाल सोहने जे कटना, मेरी तरह ना कटना, ठीक है। ए मुंडे दे वाल प्यारे करके कटने ने, और मैं अपने बालों के भी पैसे उस सूरत से दूंगा अगर ये भी इसके बाल सही कट गए। अच्छा काम किया या काम कर लिया तो दोनों के पैसे कटे दूंगा। अब स्टैंड क्या कहता है? टिंड कर दे। स्टैंड कहता है नाई ने टिंड कर दी। मैंने कहा ये क्या, इतने पेपर नजदीक थे, मैं कहा टिंड करूंगा, घर बैठेगा आराम से पड़ेगा, है तेल तिल लगाएगा, सर जसेगा, ठीक है, जरा सा काम रवा रहेगा, है तो मैंने कहा मैं बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, बल्कि ये तो एक ही है, क्योंकि एक की कंसीडरेशन, मेरे वालों की कटिंग की कंसीडरेशन डिपेंड कर रही है प्राइस या परफॉर्मेंस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? नाई साहब यू आर द सेलर, ये दो नहीं एक कॉन्ट्रैक्ट है, पीओस दो हैं, एदे वाल कट के एदा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, पैसे जब आएंगे ठीक है, कोई मसला नहीं। वो फिर कंडीशनल है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड करेगा। यहां लड़ाई रेवेन्यू की हो रही है, अगली बात आपको पता है, ठीक है ना। अब नाई को क्या पता, नाई की जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है लेकिन वैसे मैं बता रहा हूं, अगर वो करे एंट्रीज तो ठीक है, उसके जहन में होता है ना, दिल की आवाज लिखा हुआ था, तो उसके दिल की आवाज क्या होती है? इंशाल्लाह मैं ये काम भी सही कर लूंगा और मुझे उमैर वाले पैसे मिल जाएंगे और तमीम वाले भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड कर लेगा। जब मैंने आगे तो वाह वाह माशाल्लाह सही मशीन फेरी है तुमने, इसकी जो है ना ये बेहतरीन होगा, ये जो पफे बना के फिर रहा था बहुत अच्छा किया तुमने, मेरा दिल खुश कर दिया। वो फौरन रिसीवर डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट कर लेगा और इसका रेवेन्यू बुक कर लेगा, और फिर कहेगा पैसे मैं वापस आके देता हूँ, कोई बात नहीं, अगले दिन दे देना उस्ताद जी, कोई नहीं, रोज ही आते हैं आप लोग, रोज तो नहीं, हर हफ्ते आप मेरे पास ही आते हैं, कोई नहीं, पुराने गाहक हैं, खैर है, कल दे देना, परसों दे देना, वो मसला नहीं है, ओके। A marriage hall enter into a contract for a seminar। ओए मैरिज हॉल से तो बड़ी मुश्किल बचा तला, कहता यार मैं फंसे हुए हैं, ढोलक भी मैरिज हॉल वाले करवा दें। नहीं यार, ढोलक वाला काम ही ना करना, मैं तो कहता हूँ ठीक है, बेहतर यही है। वैसे तो हमने सुना कि शादी जो है उसके 3 नुक्ते उड़ा दो बस। हाँ, तो अपनी भी जिंदगी आसान करो, सारों की करो। हाँ जी, आज ये सबसे मुश्किल होगा, तुम ढोलक बजाने लगे हो, मतलब शर्म नहीं आएगी तुम्हें? मैं मतलब इस तरह से मैं शादी पे आके फिर मैं क्या करूँगा वहाँ पे, है बताओ तुम क्या कह रहे हो? शर्म करो कुछ। अच्छा सुनो, A marriage hall enters into a contract for a seminar to be held by PTCL for foreign clients to be held in November. 3 days later, marriage hall entered into a separate contract for seminar to be held by PTCL for local clients भी to be held in December. नवंबर वाला और दिसंबर वाला। Consideration of this contract depends on, वो कहता है जी हम इस दूसरे वाला किधर गया सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट सेमिनार, इस सेमिनार नंबर 2 के पैसे जो हैं वो सेमिनार 1 के आपकी सूरत हाल को देखते हुए डिसाइड करेंगे।
स्टैंडर्ड ने कहा फिर ये 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक ही है, उसमें 2 पीओज हैं, तो जब सेमिनार करवा लेंगे उसका रेवेन्यू बुक कर लेंगे। हाँ, अगर वो दूसरे सेमिनार का वेट करा रहा है कि ऐसा ऐसा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक कर लेगा, पर रेवेन्यू पहले बुक हो जाना है। ठीक है। तीसरा केस क्या है, वो कहता है यार गुड सर्विसेज जो प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, 2 हैं ही नहीं। अब यहां पे वो जो आपको कहा नहीं था कि वो हाईली इंटर रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज है, ये वो केस है। क्या मतलब कॉलेज वालों ने एक आईटी कंपनी से कहा कि आप हमें एक आईटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दें, ठीक है, और वो आईटी सॉफ्टवेयर जो है वो उन्होंने ले लिया। अब जब कॉलेज वालों के पास वो आईटी सॉफ्टवेयर आया तो वो तो होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर था। अब कॉन्ट्रैक्ट 1 में वो सॉफ्टवेयर तो आ गया, अब कॉलेज वालों ने कॉन्ट्रैक्ट 2 किया जिसमें आईटी कंपनी से उन्होंने कहा कि आप ऐसी इंटीग्रेशन सर्विसेज दें कि ये सिस्टम हमारे कॉलेज के अंदर चल सके। अब क्या ये दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के बिना पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट वाला सॉफ्टवेयर कॉलेज में चल सकता है? तो स्टैंडर्ड कहता है ये तो 2 हैं ही नहीं, ये तो एक ही पीओ है। इतना हाईली इंटरलेटेड है कि सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता अगर कस्टमाइजेशन ना हो। मेजर इंस्टॉलेशन, मशीन चल ही नहीं सकती अगर मैन्युफैक्चरर खुद आके इसको इंस्टॉल ना करे। तो पढ़ो, अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंटर्स द सेल ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू कस्टमर बी 3 days later in a separate contract S agrees to provide consulting services to significantly customize software to function in B's IT environment. Conclusion है, as determines that 2 contracts should be combined because they were entered into at nearly the same time with the same customer and the goods and services in the contract are a single performance obligation. तो ये 3 सूरतें हैं। अगर ये 3 सूरतें पाई जाएं तो आप 2 या 2 से ज्यादा नजर आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करके कॉन्ट्रैक्ट एक कर लेंगे। हाँ, उसके अंदर पीओज एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो अगली एग्जांपल्स हैं ये भी आपने पढ़ के आनी है। ठीक है, अब डिसाइड ये कर लें, IFRS 15 के तो एमसीक्यूज आपने सारे करके आने हैं, थोड़े से ही हैं। ठीक है, पता नहीं थोड़े से ही हैं कि नहीं, थोड़े से ही हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, IFRS 15 के सारे एमसीक्यूज आपने करके आने। ठीक है, और उसके अलावा कल कौन से टॉपिक्स करने चाहिए? IAS 12 और IFRS 9। कंसोलिडेशन का रिसेंट टाइम का सवाल करने की जरूरत है यार, असल में वो एक्सीडेंटली हो गया था, मुझे दुख भी बड़ा लगा है, लेकिन वो हो गया, वो असल में किताब के अंदर था, आप कर गए हैं। चलें, IAS 37 का मैं रिसेंट टाइम का सवाल कल डिस्कस करूंगा, उसके बाद IAS 12 का रिसेंट टाइम का सवाल करवाऊंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ इन टॉपिक्स में ही कुछ रहा सहा हुआ वो भी, प्लस मेरे जहन में तो आ रहा है फाइनल अकाउंट्स में भी, वो भी साथ ही पढ़का रहे। तो IAS 37 फाइनल अकाउंट्स, IFRS 15 और IAS 12, जितना इनमें से हो सका, यानी इन टॉपिक्स में रहेंगे। फिर इसके अलावा फिर IFRS 9 फिर परसों पे रख लेते हैं। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।